हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का सेकंड क्लास देखेंगे। पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट्स क्या हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट का काम क्या है। रोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का रोल ये है कि वो सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है। ठीक है, रोल ऑफ सॉल्वेंट इज टू डिसॉल्व द सॉल्यूट्स। अब ये सॉल्यूट्स है क्या? सॉल्यूट है रिएक्टेंट। ठीक है, थोड़े समय बाद रिएक्टेंट से बनेगा ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट, और अंत में क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो ये सभी सॉल्यूट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट में कहां पे हूं। जरूरी क्या है कि रिएक्टेंट घुले सॉल्वेंट में। क्यों जरूरी है? क्योंकि रिएक्शन को अगर लिक्विड फेज में होना है और मेरा रिएक्टेंट अगर लिक्विड नहीं है, अगर रिएक्टेंट खुद ही लिक्विड है तो मुझे सॉल्वेंट की जरूरत क्या है। लेकिन अगर मेरा रिएक्टेंट रिएक्शन कंडीशन में लिक्विड नहीं है तो मुझे एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट लेना पड़ेगा जो कि रिएक्टेंट को घोल ले ताकि रिएक्शन हो पाए लिक्विड फेज में। अब सॉल्यूट है कौन कौन? रिएक्टेंट है, ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट है, और प्रोडक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। इट इज पॉसिबल कि प्रोडक्ट मेरा डिसॉल्व ना हो सॉल्वेंट में, वो प्रेसिपिटेट कर जाए, वो चलेगा, लेकिन रिएक्टेंट ना घुले सॉल्वेंट में, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, रोल ऑफ सॉल्वेंट इज टू डिसॉल्व द सॉल्यूट for reaction to occur in the liquid phase and usually remain unreactive। जो मेरा सॉल्वेंट है वो खुद ही रिएक्ट नहीं कर जाना चाहिए। पता चला मैंने कुछ रिएक्शन के लिए लिया है और जो सॉल्वेंट लिया वही रिएक्ट कर जाए। सो इट इज रिटन यूजुअली। यूजुअली क्यों? क्योंकि यहां एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि सॉल्वेशन में जो सॉल्वेंट है वो खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, बेसिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। मैं सॉल्वेंट को क्लासिफाई कर सकता हूं नॉन पोलर और पोलर के बीच में। नॉन पोलर कौन होगा? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें या तो बॉन्ड में जो सॉल्वेंट होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ बॉन्ड होगा, लेट्स से A, B, C ऐसे कुछ मेरा सॉल्वेंट है। इस A और B के बॉन्ड में अगर पोलैरिटी न हो तो म्यू इज 0 और ऑलमोस्ट 0। ठीक है, या तो A और B के बीच बॉन्ड में पोलैरिटी न हो क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल हो, या डिफरेंस बहुत कम हो। दूसरा कंडीशन ऐसा कि जब बॉन्ड में तो पोलैरिटी हो लेकिन मॉलिक्यूल के सिमेट्री के वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाए, जैसे कि CCl4 मॉलिक्यूल। CCl4 इस मॉलिक्यूल के अंदर एक सिमेट्री है। ठीक है, हर एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूल टेट्राहीड्रल है, मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, इसीलिए सारे डाइपोल मोमेंट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ओवरऑल डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। एक तो हमने समझा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है। इसके अगेंस्ट पोलर सॉल्वेंट क्या होगा? जहां कंसिडरेबल सिग्निफिकेंट म्यू हो। ठीक है, अब पोलर सॉल्वेंट को मैं डिवाइड कर सकता हूं प्रोटिक और एप्रोटिक में। प्रोटिक मतलब क्या? प्रोटिक मतलब सॉल्वेंट में H+ मुझे मिल जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर को देखें
तो वाटर में ये डिसोसिएशन होता है H प्लस और OH माइनस के बीच में, ठीक है। तो जहां भी मुझे H प्लस मिल जाए वो कहलाएगा प्रोटिक सॉल्वेंट। इसके अगेंस्ट ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा, जिसमें H प्लस न मिलता, ठीक है। ए प्रोटिक मतलब प्रोटिक नहीं है। तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा, जहां पे H प्लस आपको न मिल पाए। लेट अस से CH3COCH3। अब ध्यान से देखिए वाटर क्यों प्रोटिक है। वाटर प्रोटिक इसलिए है क्योंकि यहां हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। यही वजह है कि इस बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है जबकि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, और यही वजह है कि ये बॉन्ड टूट के आपको H प्लस मिल जाता है, ठीक है। तो प्रोटिक सॉल्वेंट कौन होगा जो कि H प्लस दे पाए, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जरूर यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होगा। इसके अपोजिट अगर हाइड्रोजन एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है जैसे कि sp3 कार्बन, ऐसे केस में हाइड्रोजन, ठीक है, H प्लस के फॉर्म में नहीं निकल पाएगा और ये कैसा हो जाएगा, ये ए प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपसे कर लेनी चाहिए, देखिए जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसका डाइपोल मोमेंट तकरीबन 0 है। आपने पढ़ा है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट में कौन डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा, जबकि पोलर सॉल्वेंट में कौन डिसॉल्व होगा, तो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं, लेट्स से AB plus C gives AC plus B, तो ध्यान से देखिए यहां AB में और C में रिएक्शन हो रहा है। तो अगर मैं इसका ट्रांजिशन स्टेट लिखने की कोशिश करूं तो मुझे ट्रांजिशन स्टेट कैसा दिखता होगा। देखिए A और B के बीच का बॉन्ड टूटना है, ठीक है, ये B लिखना चाहिए। तो A और B के बीच का बॉन्ड टूटते हुए मुझे दिखाई देगा, जबकि A और C के बीच में बॉन्ड यहां बन रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा, ट्रांजिशन स्टेट ऐसा कुछ होगा जहां A और B के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और जबकि A और C के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो मेरा सॉल्यूट अलग अलग समय पे कौन कौन होगा, शुरू में तो रिएक्टेंट मेरा सॉल्यूट है, फिर ये ट्रांजिशन स्टेट मेरा सॉल्यूट है, अगर कोई इंटरमीडिएट बनता है तो फिर वो सॉल्यूट है, और अंत में ये प्रोडक्ट मेरा सॉल्यूट है जो कि डिसॉल्व हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐसा कोई रिएक्शन जहां लेट्स से AB को टूट के A प्लस एंड B माइनस बनाना है, ये इंटरमीडिएट है, और इसके बाद रिएक्शन कुछ और हो रहा है आगे, लेट अस से C और D प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कोई रिएक्शन है जहां A और B के बीच का बॉन्ड टूट के A प्लस और B माइनस इंटरमीडिएट स्पीशीज बननी है, ऐसे केस में मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं ले सकता, क्योंकि AB उसमें भले डिसॉल्व हो जाए लेकिन इंटरमीडिएट डिसॉल्व नहीं होंगे, सॉल्वेट नहीं होंगे, ठीक है, और इसीलिए नॉन पोलर मीडियम में ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसके अगेंस्ट अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लूं तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि लेट्स से वाटर, अगर यहां पे A प्लस और B माइनस बनता है तो A प्लस को वाटर घेर लेगा फ्रॉम द ऑक्सीजन साइड,
A+ से ऑक्सीजन का इंटरेक्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और साथ ही साथ जो B- बन रहा है उसको भी वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे फ्रॉम हाइड्रोजन एंड तो देखिए यहां स्फीयर ऑफ सॉल्वेशन बन गया दोनों के लिए। किन दोनों के लिए, कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक स्पीशीज के लिए। दोनों के लिए आपको प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट दोनों को सॉल्वेट करेगा। इसके अगेंस्ट अगर मान लीजिए मैंने एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया, एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि लेट अस से, इसको मैं मिटा देता हूं, अगर मैंने एक एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया जैसे कि एसीटोन, तो इस केस में क्या होगा, this oxygen has considerable partial negative and this carbon has significant partial positive। ये जो निगेटिव पार्ट है ऑक्सीजन का, ये तो बाहर सरफेस पे एक्सपोज्ड है, जबकि कार्बन पे आने वाला पार्शियल पॉजिटिव ये स्टेरिकली हिंडर्ड है कार्बन से और उसके साथ लगे हुए इन हाइड्रोजन्स के साथ। ऐसा एप्रोटिक सॉल्वेंट कैन सॉल्वेट A+ इफेक्टिवली, क्योंकि A+ को सॉल्वेट करने के लिए उसका इंटरेक्शन किससे होना है, इस ऑक्सीजन से जो कि आउटर सरफेस पे मौजूद है। बट इट कैन नॉट इफेक्टिवली सॉल्वेट B- को ये सॉल्वेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि B- को अगर सॉल्वेट करना है तो उसका इंटरेक्शन इस कार्बन से होना है, और ये कार्बन जिस पे पार्शियल पॉजिटिव है वो मॉलिक्यूल के अंदर, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टेरिकली हिंडर्ड अंदर छिप के बैठा है, जिसकी वजह से ये B- को सॉल्वेट नहीं कर पाता। इसका इफेक्ट हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम देखेंगे क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट B- और A+ दोनों को सॉल्वेट करता था, इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देगा, जबकि एप्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी को, B- के न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम नहीं करेगा। क्या होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्या मतलब है उसको कम होने का, ज्यादा होने का, ये पॉइंट आगे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी में बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा आइडिया रख के तब आगे बढ़ें, ठीक है। तो आगे देखा जाए और इनके कुछ एग्जांपल्स देख लिए जाएं। तो हमने बात की नॉन पोलर सॉल्वेंट की। नॉन पोलर सॉल्वेंट वो जिनमें डाइपोल मोमेंट अप्रोक्सीमेटली 0 हो, क्योंकि इनमें डाइपोल मोमेंट नहीं है और साथ ही साथ इनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कम है। कम का मतलब क्या है, अगर मैं सही बात करूं तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 5 से कम है तो उसको क्लासिफाई करना चाहिए नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह। क्यों, क्योंकि न तो वो सॉल्वेट कर पाएगा A+ को, न ही B- को, ठीक है। सॉल्वेंट के अंदर अगर डाइपोल मोमेंट नहीं है तो वो चार्ज्ड स्पीशीज जैसे कि A+ या चार्ज्ड स्पीशीज जैसे कि B- किसी को भी सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। सॉल्वेशन के थ्रू स्टेबलाइजेशन आता है, एनर्जी रिलीज होती है, ऐसा वो A+ और B- दोनों के साथ नहीं कर पाएगा। सो इट कैन सॉल्वेट नीदर A+ नॉर B-, ठीक है। ऐसा होने के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए डाइपोल मोमेंट 0 होना चाहिए, यानी मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड हैं उनमें डाइपोल मोमेंट या तो 0 हो या तो ना हो, और अगर डाइपोल मोमेंट है तो ओवरऑल सिमेट्री के वजह से मॉलिक्यूल के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाए। तो कुछ केसेस को देखा जाए
नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल लिए जाएं, जैसे कि लेट अस से एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन ले लिया मैंने, फिर मेरा मन हुआ कि चलो इनको मिला के एक साइकिल बना दें, एंड लेट्स से साइक्लोहेक्सेन। यहाँ देखिए sp3 कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस बहुत कम है, तो बॉन्ड में किसी भी बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट ही नहीं है। अगला इसी तरह का एग्जांपल लेट्स से बेंजीन ले लिया मैंने, ठीक है। तो हमने अभी तक बात की ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनमें बॉन्ड के अंदर डाइपोल मोमेंट नहीं है। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स देख लिए जाएं जहां सिमेट्री के वजह से डाइपोल मोमेंट नहीं है, जैसे कि CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या इसी को हम पायरीन भी कहते हैं, ठीक है। अगला ऐसा ही एग्जांपल CH2, यहां पे भी देखिए सिमेट्री की वजह से डाइपोल मोमेंट नहीं है मॉलिक्यूल में, ऑल्दो कार्बन सल्फर के बीच के बॉन्ड में पोलैरिटी है, लेकिन ओवरऑल सिमेट्री की वजह से कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी केसेस की बात करनी चाहिए जहां डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम है और इस वजह से उनको नॉन पोलर सॉल्वेंट कह दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ईथर। तो कुछ बुक्स ऐसी हैं, हालांकि ईथर में देखिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड पोलैरिटी है, लेकिन इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम है, जिसकी वजह से ये A+ और B- को सॉल्वेट नहीं कर पाता, और इसलिए कुछ बुक्स ईथर को नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह क्लासिफाई करती हैं। सिमिलर इज द केस विथ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म में भी हालांकि कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में, ठीक है, डाइपोल मोमेंट है, लेकिन ओवरऑल डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी कम है, इस वजह से क्लोरोफॉर्म को भी कुछ बुक्स क्लासिफाई करती हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी देखा जाए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन होगा? सबसे पहले पोलर, इसका मतलब यहां पे डाइपोल मोमेंट कंसिडरेबल होगा, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा खासा होगा, ठीक है, और ये सॉल्वेट कर पाएगा दोनों को, A+ को भी और B- को भी, ठीक है। B- को क्यों सॉल्वेट कर पाएगा? क्योंकि ये प्रोटिक है, प्रोटिक का मतलब इट कैन गिव H+, ठीक है। तो सॉल्वेंट में H+ मौजूद है जो कि B- को चारों ओर से घेर लेगा, उसको सॉल्वेट कर पाएगा। ऐसा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल सबसे पहले यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर H2O, हम ले सकते हैं अमोनिया NH3, हम अल्कोहल भी ले सकते हैं, अल्कोहल जैसे कि लेट्स से इथाइल अल्कोहल C2H5OH या टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। हम एसिड भी ले सकते हैं, लेट्स से एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, और हम एमाइड को भी यूज कर सकते हैं, लेट अस से फॉर्मामाइड HCONH2। तो ये सारे लोग एग्जाम्पल हो गए किसके? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के। ध्यान दीजिएगा इन सभी के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यही वजह है कि H2O में H+ मौजूद होता है। अमोनिया में हाइड्रोजन अटैच है इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन के साथ, अल्कोहल में अगेन हाइड्रोजन अटैच है इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन के साथ, एसिड में भी यही बात है इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन के साथ, और एमाइड में इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में मिल सकता है मुझे, और ये H+ के फॉर्म में अगर मिल सकता है तो ये सॉल्वेट कर सकता है B- को, ठीक है। अगला देखा जाए, नेक्स्ट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर आपको पता ही है, ठीक है, यहां पे भी डाइपोल मोमेंट होगा। एप्रोटिक, एप्रोटिक यानी यहां पे H+ नहीं मिलने वाला मुझे। क्यों H+ नहीं मिलेगा? H+ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच ही नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा सॉल्वेंट क्या करेगा, इट विल इफेक्टिवली सॉल्वेट A+, लेकिन ये B- को इफेक्टिवली सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखा जाए तो हमें एप्रोटिक बनाना है, क्यों ना कुछ प्रोटिक सॉल्वेंट से शुरू किया जाए और उसको एप्रोटिक बना दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन अटैच है इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या है, ये मेरा प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब मैं कोशिश करता हूं इससे एप्रोटिक सॉल्वेंट बनाने की, इसको मिटा देता हूं मैं, तो एप्रोटिक बनाने की कोशिश करूं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन और उसके दोनों तरफ लेट से मैंने CH3 लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कुछ बुक्स ईथर को नॉन पोलर भी कहते हैं, कुछ बुक्स नहीं कहते, वो कहते हैं ये सिंपली पोलर एप्रोटिक है और इसका डाइपोल मोमेंट कम है। ठीक है, अगला देखा जाए, अगला तरीका क्या होगा, कुछ और ईथर बना के देखें हम, जैसे कि ये ऑक्सीजन और इसको पकड़ के मैंने रिंग से जोड़ दिया और क्या बना दिया, THF, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन। फ्यूरेन आपने पढ़ा होगा, एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक होता है, तो दिस इज एरोमेटिक। तो फ्यूरेन क्या होता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका डबल बॉन्ड तोड़ के यहाँ हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड तोड़ के यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन मैंने लगा दिया और इसका नाम रखा टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। तो ये भी एक मेरा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। कुछ और इथर्स की मैं बात करूं तो उनमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्राउन इथर। ठीक है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आप जानते हैं इस शार्प टर्न का मतलब है यहाँ कार्बन है। ठीक है, और इस कार्बन को अपना टेट्रावैलेंसी पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इसके साथ लगे हुए हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्राउन ईथर। तो क्राउन ईथर भी एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, एक और ईथर की बात कर लें तो दिस इज डाईऑक्सेन। तो डाईऑक्सेन भी एक इंपॉर्टेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है जो कि हम आगे रिएक्शंस में यूज करेंगे। तो ये एक कैटेगरी हो गई, मैंने वाटर प्रोटिक सॉल्वेंट लेके उससे एप्रोटिक ईथर जनरेट कर लिया। ठीक है, कुछ और ऐसा करके देखा जाए। अगला काम किया जाए, अगर आपने अल्कोहल लिया होता ROH और यही एसिडिक हाइड्रोजन है जिसकी वजह से ये सॉल्वेंट कैसा है, प्रोटिक है। आप क्या कर सकते हैं, अगेन इससे ईथर बना सकते हैं। कैसे, ये H हटा के यहाँ पे कोई भी और R' लगा दीजिए। लेकिन ये बात तो हम वाटर के साथ कर ही चुके हैं। तो अगला कैटेगरी देखा जाए, लेट्स से मैंने ले लिया एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, यही हाइड्रोजन मेरा एसिडिक हाइड्रोजन है जिसकी वजह से एसिटिक एसिड वाज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब मुझे इससे एप्रोटिक बनाना है, एप्रोटिक बनाना है यानी मैं ये हाइड्रोजन हटा के अगर यहाँ लेट्स से इथाइल ग्रुप लगा दूं। ठीक है, सो ये क्या बन गया, ईस्टर। कौन सा ईस्टर है ये, दिस ईस्टर इज इथाइल एसीटेट। तो ये इथाइल एसीटेट क्या हो गया, दिस इज एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, इसी तरह लेट्स से मैंने एमाइड ले लिया। ठीक है, एमाइड है फॉर्मामाइड या एसिटामाइड। तो एमाइड में ये एसिडिक हाइड्रोजन है जिसकी वजह से एमाइड क्या थे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट थे। मुझे इससे एप्रोटिक बनाना है, यानी ऐसा सॉल्वेंट बना देना है जो कि H+ ना दे पाए। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन बेसिकली मुझे हटा देना है
और ऐसा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे लेट से मैंने मिथाइल लगा दिया। सिमिलरली इस केस में भी मैंने दोनों एसिडिक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर से हटाया और मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। ये क्या बन गया? सो दिस इज NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, आप अगर IUPAC नेम लिखते तो इसका क्या लिखते? NN डाइमिथाइल। ठीक है, और आप यहां लिखते एक ही कार्बन है पेरेंट कार्बन चेन में, तो मिथेनामाइड या फॉर्मामाइड। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो यूज करते हैं टेक्स्ट बुक में दैट इज मिथेनामाइड, लेकिन सही IUPAC नेम है इसका फॉर्मामाइड। ठीक है, आपको पता है कुछ जगहों पे जो बहुत लंबे समय से यूज होते आ रहे ट्रिवियल नेम्स हैं उनको IUPAC ने प्रिफर्ड IUPAC नेम की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसका नाम है NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अगेन इसका इतना ज्यादा हम यूज करते हैं कि हम यहां से डाइमिथाइल का D, मिथाइल का M और F, तो इसको एब्रिविएट करेंगे DMF। सो DMF स्टैंड्स फॉर डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, और ये क्या है? एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। सिमिलरली यहां देखिए, दिस इज NN डाइमिथाइल एसिटामाइड। ठीक है, NN डाइमिथाइल इथेनामाइड या NN डाइमिथाइल एसिटामाइड, और इसीलिए इसका नाम होगा DMA, डाइमिथाइल एसिटामाइड। ये भी क्या है? एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। आगे देखा जाए, कुछ और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के हम नाम लिख देते हैं जो कि हम कॉमनली यूज करने जा रहे हैं। तो कुछ और एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएंगे, हमने देखा जैसे कि एसीटोन, और यही कार्बन की जगह इस कार्बन को अगर मैं हटा के सल्फर लिख दूं, then this is called as dimethyl sulfoxide, short form DMSO, dimethyl sulfoxide। ठीक है, this is dimethyl sulfoxide। ठीक है, एक और एप्रोटिक सॉल्वेंट जो कि कॉमनली आपको क्वेश्चंस में दिखाई देगा दैट इज HMPA, H हेक्सा, M मिथाइल, P stands for phosphorus, phosphora, and A stands for amide. So name is हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। कैसा दिखता है ये मॉलिक्यूल? तो ये देखिए, मैंने एमाइड बनाने की कोशिश की, कार्बन की जगह बस यहाँ फॉस्फोरस है, सो CO और ये N, और ये N ऐसे कितने लगे हैं? 3, और हर एक N के साथ अगेन आप यहाँ हाइड्रोजन तो लगा नहीं सकते, हाइड्रोजन लगा देंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन हो गया तो वो तो प्रोटिक हो जाएगा, इसीलिए सभी जगह क्या लगाएंगे? मिथाइल। देखिए यहां कुल 6 मिथाइल लगे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मिथाइल लगे हैं, इसीलिए नाम है हेक्सामिथाइल। ठीक है, और ये फॉस्फोरस का एमाइड है, फॉस्फोरामाइड, HMPA। ये भी एक कॉमनली यूज्ड एप्रोटिक सॉल्वेंट है। इसी के साथ हमने सॉल्वेंट पढ़ लिया। हमने सॉल्वेंट में क्या सीखा? हमने सॉल्वेंट में ये सीखा कि सॉल्वेंट का काम है रिएक्शन को लिक्विड फेज में कराने के लिए मीडियम प्रोवाइड करना। अगर मेरा रिएक्शन गैस फेज में होना है तो मुझे सॉल्वेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अगर रिएक्शन को लिक्विड फेज में कराना है तो ही मुझे सॉल्वेंट चाहिए। अगर कोई रिएक्टेंट खुद ही लिक्विड है,
इन द रिएक्शन कंडीशन, तो मुझे बाहर से सॉल्वेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मेरा रिएक्टेंट रिएक्शन कंडीशन में लिक्विड नहीं है तो मुझे उसको एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में घोलना पड़ेगा। एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट से मेरा मतलब है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक का रूल हमेशा फॉलो होगा। ठीक है, जैसा मेरा सॉल्यूट है वैसा मुझे सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। अगली बात मैंने की कि हम सॉल्वेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं एज नॉन पोलर एंड पोलर। पोलर में फर्दर डिवीजन है प्रोटिक एंड एप्रोटिक। नॉन पोलर वो जिसमें डाइपोल मोमेंट अप्रोक्सीमेटली 0 है, जिसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी कम है, जिसके वजह से न तो वो कैटायनिक न ही एनायनिक पार्ट को सॉल्वेट कर सकता है। इसके विपरीत पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा, प्रोटिक मतलब उसके पास H+ भी है, इस वजह से वो कैटायनिक एनायनिक दोनों पार्ट को बढ़िया सॉल्वेट कर पाएगा। और यही वजह होगी, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देगा। इससे अलग अगर हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो वहाँ H+ मौजूद नहीं होगा और इस वजह से जो मेरा निगेटिवली चार्ज पार्ट है वो सॉल्वेट नहीं होगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी इफेक्ट नहीं। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं सॉल्वेंट के बाद रीएजेंट। ठीक है, हमने पढ़ा कि रिएक्टेंट को हम, हो गया क्या टाइम? घड़ी कहाँ गया भैया तुम्हारा? कितने बजे तक करना रहता है? 12:10 से अब चालू किए, लेक्चर स्टार्ट हुआ था 12:10। आधा घंटा हो गया क्या? आधा घंटा से ऊपर पढ़ा दे इलेक्ट्रोफाइल। 10 मिनट रुको, बस पढ़ा चलना है। न्यूक्लियोफाइल में ढेर देर लगेगा ना। इसी के साथ हमने सॉल्वेंट पढ़ लिया। अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएजेंट। हमने पढ़ा कि हम रिएक्टेंट को 2 हिस्सों में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। सबस्ट्रेट वो हिस्सा जो कि कार्बन कंटेनिंग है और जो कि कार्बन कंटेनिंग नहीं है उसको हम लोग कहेंगे रिएजेंट। इन केस दोनों हिस्सों में अगर कार्बन मौजूद है, ऐसे केस में सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बीच का डिफरेंस आर्बिट्री है। आप जिसको स्टडी कर रहे हैं उसको सबस्ट्रेट कहिए, जो आपने बाहर से कंपाउंड यूज किया है उसको रिएजेंट कहिए। खैर, आगे चला जाए और देखा जाए, हम रिएजेंट को फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं इन इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक शब्द का मतलब समझा जाए, इलेक्ट्रो पार्ट कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एंड फिलिक मीन्स लविंग। सो इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग। कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों होगी? जरूर उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो कहाँ जाएगा? वो ऐसी जगह पे जाएगा अटैक करने जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा हो। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, ऐसी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जा रहा है। इसके विपरीत न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या है? न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस एंड फिलिक मीन्स लविंग। सो दिस इज न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस का मतलब क्या है? न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होगा? ऐसी स्पीशीज जिसको पॉजिटिव चार्ज से प्रेम है, वो कहां अटैक करने जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम से कम हो, जहां पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा हो। ठीक है, तो जहां भी पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा हो या जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी न हो, ऐसी जगह पे कौन अटैक करने जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो हम लोग अब डिटेल में पढ़ा जाए इलेक्ट्रोफाइल को। सो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल, कुछ बेसिक बातें जान ली जाए।
तो इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जरूर क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रखने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स रखेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। कोई इलेक्ट्रॉन लविंग है, ठीक है, तो जरूरी है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए ऑर्बिटल भी हो। अगर किसी के पास ऑर्बिटल ही नहीं है इलेक्ट्रॉन रखने के लिए तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। अगला बात, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन लविंग है सो दे विल अटैक रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जहां भी इनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखेगी ये वहां पे अटैक करेंगे। अगला बात देखा जाए, एनी रिएजेंट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोफाइल ऑन बिहाफ ऑफ वन ऑफ इट्स एटम विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कोई भी रिएजेंट जैसे कि लेट्स से AlCl3 ये AlCl3 ये एक इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसमें एक एटम ऐसा है, कौन सा एटम, अल्युमिनियम, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। देखिए अल्युमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए हैं क्लोरीन के साथ, 3 क्लोरीन के साथ, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, यानी इसके पास अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, तो एनी रिएजेंट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोफाइल ऑन बिहाफ ऑफ वन ऑफ इट्स एटम विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ऐसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर अल्युमिनियम को हम लोग कहने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, तो इसको हम लोग कहने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। आगे देखा जाए, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आर जनरली पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, समटाइम्स न्यूट्रल बट नेवर निगेटिवली चार्ज्ड। देखिए जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड के प्रति आकर्षित होगा, ये बात समझ में आती है। कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है लेकिन उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जगह है, जैसे कि AlCl3 के पास था, तो वो भी अगर उसको इलेक्ट्रॉन्स मिले तो रखने की जगह है, वो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के प्रति आकर्षित हो सकता है। लेकिन जिसके पास पहले से ही निगेटिव चार्ज है, पहले से ही वो निगेटिवली चार्ज है, तो वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड से तो रिपेल करेगा, वो उसको अट्रैक्ट तो कभी करेगा ही नहीं। ठीक है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कैन नेवर बी निगेटिवली चार्ज्ड। अगला देखा जाए, जैसे कि आप देखिए AlCl3, यहाँ अल्युमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसीलिए AlCl3 न्यूट्रल है, इसके बावजूद ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। सिमिलरली SO3 एंड SO2 ये भी क्या है, न्यूट्रल हैं, लेकिन इसमें सल्फर के पास जगह है, अभी भी ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, या ऑक्टेट कंप्लीट भी है अगर इनका तो भी इनके पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स हैं, जिसकी वजह से ये और इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकते हैं। कुछ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स की बात हम करें तो H+, Br+ और Cl+। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कितने तरह के इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में हमने उन लोगों को रखा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज जैसे कि Br+, Cr+, H+। ठीक है, तो आप देखेंगे Br+, Cl+, ठीक है, ये हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ब्रोमिनेशन में, क्लोरीनेशन में। ठीक है, NO2+ नाइट्रेशन में, ठीक है, PHN2+ डाइएजोटाइजेशन में, ठीक है, नाइट्रोसेशन में, ठीक है, और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में। तो ये सारी स्पीशीज, एक और लिख लिया जाए, लेट्स से COCH3+ जो कि हम यूज करने जा रहे हैं इन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये सब में क्या है कि मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब देखा जाए ऐसे केसेस जहां इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट और सेंट्रल एटम कैन एक्सपेंड ऑक्टेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल AlCl3, BeCl2, ठीक है, PCl5, SO2 एंड SO3,
यहाँ जो आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है, बोरॉन, अल्मुनियम, बेरिलियम, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। आप देखिए बोरॉन, अल्मुनियम और जो आपका बेरिलियम है, यहाँ पे इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अल्मुनियम में 6 हैं, बेरिलियम में तो 4 ही हैं, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके अगेंस्ट आप अगर PCl5, SO2 और SO3 को देखें तो यहाँ ऑक्टेट तो पूरा है, लेकिन इनके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स हैं जिनमें ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकते हैं, तो ये सारे भी इलेक्ट्रोफाइल हैं। अगला कैटेगरी देखा जाए पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप। पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, जहां अगर आप इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां पे आपको दिखेगा इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। तो ऐसे केसेस जहां पे वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है। सिमिलर इज द केस विथ CO2। CO2 न्यूट्रल है, लेकिन अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूं ये वाला, तो यहाँ कार्बन पे प्लस चार्ज है और इसीलिए CO2 भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। अगला कैटेगरी देखा जाए तो नेक्स्ट कैटेगरी इज फ्री रेडिकल एंड कार्बीन। फ्री रेडिकल में आप देखिए यहाँ कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बीन यहाँ पे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। दोनों जगह ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इसलिए ये दोनों ही आपके इलेक्ट्रोफाइल हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे कार्बन है और ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं। अब थोड़ा और बारीक बात किया जाए कि क्या डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड में। देखिए इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, जबकि लुईस एसिड का मतलब क्या है, इट हैज टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें AlCl3 को तो ये लुईस एसिड भी है और इलेक्ट्रोफाइल भी है। आप देखें CH3+ को तो ये लुईस एसिड भी है और इलेक्ट्रोफाइल भी है, लेकिन अंतर कहाँ आएगा, आप देखिए CH3 डॉट को। CH3 डॉट जो है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यही वजह है कि जो भी आपके फ्री रेडिकल हैं ये इलेक्ट्रोफाइल तो होते हैं लेकिन ये लुईस एसिड नहीं होते। तो यही थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड के बीच में। इन ऑल अदर केसेस वी कैन से ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुईस एसिड्स, कि सारे के सारे, इस केस को अगर हम छोड़ दें तो तकरीबन सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड्स, ठीक है। अब थोड़ा और देखा जाए कुछ और स्पीशीज। हमने कहा कि इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, उनके पास इलेक्ट्रॉन रखने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है। आप देखिए NH4+ को, H3O+ को, ऐसे स्पीशीज में पॉजिटिव चार्ज तो है, पॉजिटिव चार्ज तो है। आपको लग सकता है अरे इसको तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लेकिन और ध्यान से देखिए नाइट्रोजन का भले ही प्लस चार्ज है लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है। नाइट्रोजन का यहाँ ऑक्टेट पूरा है, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। सो दीज हैव कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट है इनके पास, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है। न ये इलेक्ट्रोफाइल हैं न ये लुईस एसिड हैं, लेकिन ये बिहेव कर सकते हैं लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल की तरह, प्रोवाइडेड रिएक्शन कंडीशन में अगर NH4+ टूट जाए NH3 और H+ में
तो ये जो H+ है ये लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। सिमिलरली H3O+ से मिलने वाला H+, ये H+, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये लुईस एसिड है। तो NH4+ H3O+ खुद इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बट ये जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल H+ को। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसी के साथ हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की वेरियस टाइप्स क्या हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।